हाय गाइस। कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग जो रीति बोध कवि यानी कि रीति काल के जो कवि थे ना, उनको उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम लोग इस वीडियो में भी उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि रीति जो काल था उसके कवियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने 3 भागों में देखा था कि 3 भागों में रीति काल के कवियों को बांटा गया है। पहला हम लोगों ने देखा था कि रीति बोध कवि कौन थे, और फिर उन्होंने उसके बाद हम लोगों ने देखा रीति सिद्ध कवि कौन थे, और थर्ड हम लोगों ने देखा था कि रीति मुक्त कवि कौन थे। ठीक है, तो अभी तीनों भागों में किन किन कवियों को रखा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे, और पहला जो पाठ यानी कि पहले भाग में जो जो कवि आते हैं उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रीति बोध कवि यानी कि इसमें 3 कवियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आचार्य केशव दास जी, फिर दूसरा जो कवि हमारे इस भाग के होंगे वो चिंतामणि जी, और तीसरे जो कवि होंगे वो देव। ठीक है, तो इन 3 कवियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग फर्स्ट हमारे जो इस भाग के जो कवि हैं उनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो है हमारे आचार्य केशव दास जी। ठीक है, तो आचार्य केशव दास जी जो है वो रीति बौद्ध कवियों में सबसे पहले कवियों के रूप में रखा गया है इनको, क्योंकि यह इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था इस चीज़ को, इसलिए आप बोल सकते हो कि इनको पहले इस भाग में रखा गया है। अब इनको हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म यानी कि इनका जन्म जो दिया गया है इनको बताया गया है कि इनका जन्म 1555 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 1617 ईस्वी के आसपास में हुई थी। अब आचार्य जो रामचंद्र जी है, तो इनके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो इनको फूट कवि के रूप में भी कहा जा सकता है। तो इनको फूट कवि की मतलब ये जो नाम है वो किसने दिया था, तो आप इसको शॉर्ट पॉइंट में इसको नोट कर सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको यानी कि आचार्य केशव दास जी को फूट कवियों में रखा गया है। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं या फिर इनकी जो रीति ग्रंथ है वो कौन कौन सी है। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हमारा पहला अगर है तो उसको हम लोग देखते हैं रसिक प्रिय, दूसरा कवि प्रिय, और तीसरा छंदमाला। ठीक है, अब तीनों ये जो रचनाएं प्रमुख है केशव दास जी की, तो उसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये जो रसिक प्रिय जो काव्य है या फिर ये जो ग्रंथ है, तो इसमें रसों का वर्ण किया गया है। दूसरा आप देखोगे कि ये जो कवि प्रिय जो काव्य है उसमें अलंकार निरूपण को अच्छे से दर्शाया गया है। और तीसरा जो है हमारा छंदमाला जो रचना है इसमें छंदों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इनकी ये जो 3 रचनाएं हैं, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, बट ये 3 रचनाओं को अधिक महत्व बताया गया है केशव दास जी की रचनाओं में। ओके, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आप इस तरह से इनको छोटे छोटे पॉइंट में करके आप याद कर सकते हैं। हमारे इस भाग के जो दूसरे कवि है यानी कि रीति बोध कवियों में दूसरे स्थान पे जो आते हैं वो है हमारे चिंतामणि जी। ठीक है, तो अब हम लोग चिंतामणि जी के बारे में पढ़ेंगे कि चिंतामणि जी कौन थे। तो चिंतामणि जी जो थे वो रीति बोध कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। केशव दास जी के बाद इनका स्थान प्रमुख रखा गया है। इनका पूरा नाम आप लिख सकते हो चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, यह एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और इनका जीवन भी बहुत संघर्षों से बीता, पर इन्होंने साहित्य यानी कि साहित्य की दृष्टि से अपनी रचनाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत सारा विकास किया। इस तरह से आप लिख सकते हो। इनका जन्म जो है वो 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था, और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी, यानी कि ये 80 साल जीवित रहे थे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इनकी रचनाएं जो है वो रस विलास, दूसरा श्रृंगार मंजरी, तीसरा छंद विचार। इस तरह से आप इनकी रचनाओं को लिख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हो और लिख सकते हो। यहाँ पर इनकी कुछ कविता यानी कि इनकी रचनाओं में से कुछ लाइन को उठाकर यहाँ पर रखा गया है, फिर यहाँ पर इसका सारांश दिया गया है। आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो और इसको समझ सकते हो। ओके, अब हमारे जो इस भाग के जो तीसरे कवि हैं उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे तीसरे जो इस भाग के कवि हैं वो है हमारे देव। ठीक है, तो देव जी का अगर पूरा नाम हम लोग देखते हैं तो इनका पूरा नाम है देवदत्त। ठीक है,
ये उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और यह एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब इनका जो जन्म है वो आप लिख सकते हो, इनका जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1767 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है। अब ये जो कवि थे ना, तो इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रखी जाती है रीतिबोध कवियों में, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में एक अलग रूप से रचनाओं को श्रेष्ठ बनाया है। ये भी एक आलोचक के रूप में प्रस्तुत है, आप इसको लिख सकते हो। अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, रस विलास, शब्द रसायन और प्रेम चंद्रिका, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं या ग्रंथ है, आप बोल सकते हो। और इनकी बहुत सारी रचनाएं उपलब्ध है, लेकिन उनमें से जो हमें उपस्थित यानी कि जो हमें मिलता है वो है 72, यानी 72 ग्रंथों को ही हम देखते हैं इनकी रचनाओं में। ओके, आप इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पर इनकी कविताओं का कुछ अंश यानी कि कुछ पंक्तियों को दिया गया है, फिर यहाँ पर समझाया गया है, आप इसको समझ सकते हो पढ़ के। ओके गाइज़, सो गाइज़ इस वीडियो में हम इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जो कवि बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड कुछ भी इसमें हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। ओके, बाय।